हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कपड़ों से आपको पता चल गया होगा कि हमने इमीडिएटली फर्स्ट पार्ट के बाद रुका नहीं गया हमें, ताकि भाई उसका सेकंड पार्ट किसका, आपकी अदालत में इंटरव्यू जो हो रहा है उसका पार्ट, तो रुका नहीं गया। तो हमने कहा भाई अभी के अभी देखना है और जल्दी से लगाना भी है, तो फटाफट देखते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा अभी तक, उसका मैं यहाँ पे लिंक डाल देती हूँ, तो आप पहले वो देख लेना, फिर ये देखना। सच्ची बता रही हूँ, फर्स्ट पार्ट बहुत ही कमाल का था। क्या क्वेश्चंस पूछे और क्या आंसर्स हैं, और मुझे लगता है जैसे हम और आगे अब जाएंगे और इंटेंस क्वेश्चनिंग होगी और उनके और भी धमाकेदार आंसर्स होंगे। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं। पर यस, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे, कमाल के आंसर्स लगे, कमाल के क्वेश्चंस लगे, तो कर देना लाइक और करना शेयर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं बाकी का पार्ट। और अब बारी है आपकी अदालत में बाला साहब ठाकरे पर अगले आरोप की। बाला ठाकरे पर जनता का इल्जाम है कि इन्होंने बंबई में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया है। बड़ा भारी भरकम इल्जाम है। बंबई आपके नाम से कांपती है, आप इस बात को मानते हैं? कांपना ही चाहिए। शेर को डरे नहीं तो क्या चूहा को डरे? ओह माय गॉश। तो ठीक है, कांपना है। तो राजनीति के अंदर जो लोग हैं वो कांपते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो इसलिए कांपते हैं बाला साहब क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं, ऐसे लोग हैं जो शिवसेना के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, उसको आप अच्छा मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो मैंने कहा कि मैंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी थी, जाहिरात दी थी, और मैंने ये भी कहा था कि ऐसे कोई लोग शिवसेना के नाम लेके आएंगे, जबरदस्ती करेंगे, को उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। और क्या चाहिए? लोग कहते हैं कि पुलिस भी डरती है आपसे। अभी पुलिस वालों को, मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ और कोई नहीं, तो मेरी मुलाकात आप ले रहे हैं, और यानी कि अब मुजरिम मैं हूँ यहाँ। नहीं, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि पुलिस वाले भी शिवसेना के लोगों से डरते हैं? ऐसे तो मेरे पर काफी इल्जाम है कि मैं हाथ में हाथ बटा के चल रहा हूँ उनके साथ, वो हमारे साथ हैं, मगर ये सच नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जो आपने क्रिमिनल्स को जगह दी पार्टी में? कौन क्रिमिनल? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्रिमिनल वॉर में जो लोग, नहीं, एक नाम तो ले लो। एक किम नाम के आदमी थे, एक किम थापा की बात करें तो इससे पहले ये थापा एक बड़ा अच्छा कबड्डी प्लेयर था, और जब भी मैंने उनको टिकट दिया तो उस वक्त वो कबड्डी प्लेयर था। वो तो गुनाह नहीं था। इसके बाद थापा बिगड़ गया और आप इल्जाम लगाए जा रहे हैं। रमेश मोरे, विठल चौहान, नहीं, ये दे वर नॉट क्रिमिनल्स, बट दे डाइड इन गैंग वॉर्स। तो जब तक मेरे सामने कोई बात नहीं आती तो मैं कैसे ये कार्रवाई करूं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिवसेना से जितने लोग एसोसिएटेड हैं उनमें से कोई क्रिमिनल नहीं है, किसका किसी गैंग से कोई संबंध नहीं है, सब दूध के दूल्हे हैं? दूध के दूल्हे तो कोई भी नहीं होता है। आप सबूत लाएंगे कि कोई भी मेरा नेता भी कोई रिश्ता है गैंगस्टर वालों के साथ और कहीं, तो मैं उसको हटा दे दूंगा। एक वक्त, एक सिंगल मिनट भी मैं उनको नहीं रखूंगा। एक बार किसी ने सवाल आपको पूछा था कि शिवसेना करप्ट है, तो आपने कहा था हमने करप्शन कांग्रेस से सीखा था। यस, आडवाणी के लैंग्वेज में क्या कहूँ, उसके लफ्ज में मैं कहूँ तो डिफरेंस बिटवीन अ ब्रीफ केस एंड अ सूटकेस। यानी बाला साहब, अगर विदाउट करप्शन यू कैनॉट फाइट इलेक्शन। इतनी मंगी हुई है तुम्हारी चुनावी बात कि 1 करोड़ तक जब भी आप कोई खर्चा करते हैं तो आप एमपीशिप यानी खासदार यानी कि एमपी का भी चुनाव लड़ सकता है, और वैसे तो 1.5 लाख में आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए। ओके, आई पे दिस अमाउंट टू मिस्टर नरसिम्हा राव and let Mr. Narasimha Rao fight his election whenever it is going to be. Well, I will pay for that. I will stand for that expense. कौन? ये हिपोक्रेसी मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझे दुख भी होता है, कभी कांटा भी चुभता है, तो क्या करे, गुलाब को तो पकड़ना ही होता है। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्रिमिनलाइजेशन को? ये पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक
ऊपर वाले कहते हैं नीचे से शुरुआत होती है, नीचे वाले ऊपर का वाले करते हैं, तो हम क्यों ना करें? ये बात हो रही है देश में, ये सही है। प्राइम मिनिस्टर को आप कहेंगे तो ये वर्ल्ड फिनोमिना हो रहा है। अभी तो सब खाते हैं, तो मैं थोड़ा भी जरा साइड डिश कोई हो स्वीट डिश तो भूल जाइए, मगर तो करनी पड़ती। इस पर एक अच्छी गवर्नमेंट लानी पड़ेगी, एंड दैट गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी क्रूअल। डिक्टेटरशिप चाहिए, बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप मगर चाहिए, नहीं तो ये निपटना मुश्किल है। जो भी दंगा फसाद होते हैं, मोर्चे निकलते हैं, तो सबसे आगे युवा पीढ़ी होती है उसके आगे। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बी मिलिटेंट। बी मिलिटेंट? यस, क्योंकि अभी युवा की स्थिति दिल्ली में कैसी हुई तो आपको मालूम है। बेचारा बिट्टा बच गया, और वहां तो दिल्ली शोर बैठते हैं, शंकरराव चौहान वहां होते हैं, पायलट होते हैं, नरसिम्हा राव भी वहीं बैठते हैं, और बम फट जाता है। और जब ये कानून हमारी हिफाजत नहीं करते तो आप क्या करोगे? और आरोपों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, कानून क्या कर रहा है? Nobody is moving freely in this country. Everyone is under tension. आप भी टेंशन में होंगे, तो क्या इधर तो बम नहीं फटेगा, इधर तो कुछ नहीं होगा, यानी क्या ये क्या जीवन है तुम्हारा? और इसके लिए मेरे मन में जो तूफान आता है, ये आता है कि मैं बड़े कड़वा बात करता हूं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। क्या हथियार नहीं लेंगे तो भी मर जाने वाले हैं? गवर्नमेंट के हाथों में हथियार है, तभी भी हम मर जा रहे हैं, तो कैसे करें? ये युवा को क्या, युवा को नहीं पूरे हिंदुओं को देश में मिलिटेंसी लानी पड़ेगी, तभी देश का ये रक्षा हो जाएगी। ये मेरा विचार है। बाला साहब समझते कि हथियार का जवाब हथियार से देंगे तो उससे समस्याओं का हल हो जाएगा? हाँ, क्योंकि शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने के लिए पंचा पहन के हाथ में डंडा लेके बकरी ले जाता था, तो उसका अफजल खान होता। मगर उन्होंने पहचाना कि मेरा दुश्मन कैसा है, तभी उन्होंने पूरा बंदोबस्त करके उस सामने गया, इसलिए बच गए। और कहीं हमें कोई ऐसा सुख शांति से हम नहीं सो सकते, ना रह सकते, तभी क्या करो? ये मेरा इशारा है। जितनी बातें मैंने की, तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, ना कोई मैं पामिश हूं, मैं था तो कार्टूनिस्ट और मैं कुछ बन गया, फिर भी मैं कॉशनिंग जब भी देता हूं वो होता है बात, ये हो रही है। I said that in 1980 that Indira Ji will be killed, and she was killed in 84. Ooh. I said that this boy, that is Rajiv Gandhi, will be killed by Tamilian tiger, and he was killed by a Tamilian tiger. Why? Because I am a cartoonist, I can read news in a different way. लाइनों के दरमियान क्या लिखी गई है बात, सच, वो मैं देखता हूँ। आप तो अखबार पढ़ते हैं, और मैं तो लाइनों के बीच में क्या लिखा है वो पढ़ता हूँ, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता। जो कार्टूनिस्ट का जो दिल होता है बाला साहब, वो बड़ा उदार दिल होता है, बड़ा इमोशनल होता है कार्टूनिस्ट। ऐसी कोई बात नहीं है, कार्टूनिस्ट होता है, उसमें इमोशन कुछ नहीं होता। नहीं, इमोशन क्या होता है, वो न्यूज पर आधारित होता है, जैसे न्यूज वैसा कार्टून। उसमें कोई कविता, उसमें कोई आर्ट, उसमें कोई आर्ट है ना, आर्ट है, इट इज एन आर्ट, यस, कैरिकेचरिंग इज एन आर्ट। तो कार्टूनिस्ट के दिल में, जो कार्टूनिस्ट का दिल है लाइनें खींचते खींचते, उसमें ये टाइगर का दिल कहां से पैदा हो गया कि मिलिटेंट बना दो? बैरिस्टर मोहनलाल करमचंद गांधी का दिल महात्मा गांधी हो सकता है, तो कार्टूनिस्ट का कोई शिवसेना प्रमुख क्यों न बन जाए? उद्धव ठाकरे पर आरोप है कि प्रेस के प्रति इनका रुख नेगेटिव है। आजकल अखबार वाले आपके घर के बाहर मोर्चा पर भी बैठने लगे हैं, दिल्ली से आकर पत्रकार, और उनकी शिकायत यह है कि जो अखबार वाले आपकी बात या आपकी पार्टी की बात नहीं मानते, उनकी पिटाई कर दी जाती है। नहीं, जो तमाशा हो गया मेरे खिलाफ शिवसेना भवन के सामने, आप पूरी लिस्ट, आप पूरे जो लोग वहां जमे थे, इकट्ठा हुए थे, सब पूरे के पूरे लिस्ट देखिए, दे वर ऑल लेफ्टिस्ट, पूरे के पूरे।
चाहे वो निखिल चक्रवर्ती हो और कोई हो एन राम हो, नीचे तो पूरे के पूरे कम्युनिस्ट लोग खड़े थे। ऐसे लोगों की मुझे परवाह नहीं है। आप सोचते हैं कि दिलीप पडगांवकर और गोविंद तलवलकर कम्युनिस्ट हैं? एक दो चीजें बातें तो छोड़ दीजिए, आदमी को छोड़ दीजिए कि पूरे के पूरे बैंड यानी कि 10 में से 8 आदमी मैं कहता हूं पूरे कम्युनिस्ट थे, यानी कि लेफ्टिस्ट, लीनिंग टुवर्ड्स लेफ्टिस्ट। ये जो ओवरऑल बिहेवियर है बाला साहब प्रेस के प्रति, ये सिर्फ बॉम्बे में नहीं है, राइटर्स बिल्डिंग में भी अखबार वालों की पिटाई होती है, अयोध्या में भी अखबार वालों की पिटाई हुई है। दूसरे कोई लोगों ने की, हम करते तो वो मरते, जुलूस निकालते, कोई गड़बड़ करते, गवर्नमेंट के पास जाते, सीएम को कोई निवेदन देते, ये होती है हमारे पास। ये तो मुसीबत है। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इसको जस्टिफाई, वहां तो गुजरात में जन्मभूमि और कहीं अखबार की पूरी इमारत जला दी, वही बात कलकत्ता में हुई। यहाँ तो किसी की इमारत और कोई हमने तो किया नहीं, जला दिया। वैसे तो पत्रकारों के खिलाफ मैं नहीं हूं, क्योंकि आई एम ऑल्सो कार्टूनिस्ट, दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री और वर्ल्ड। आप जर्नलिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, आपने अपना कैरियर फ्री प्रेस जर्नल से शुरू किया था। उसके बावजूद कोई अखबार वाले आपके खिलाफ लिखे, आपकी पार्टी के खिलाफ लिखे, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए ना। फर्स्ट उनको कहिए फ्रीडम का स्पेलिंग क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है। यू मस्ट नो योर लिमिट्स एज ए जर्नलिस्ट, ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट। फ्रीडम का क्या मायना होता है। कभी हम शुरुआत करते तो आप इल्जाम लगा सकते हैं, मगर शुरुआत वो लोग करते हैं, क्या हम बर्दाश्त करें? गलत बात छपने के बाद भी हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन जो भी होता है, मैं तो नहीं कुछ करता हूं मगर मेरे लोग कहें। अभी तो हिस्ट्री है शिवसेना की, जब भी किसी अखबार वाले ने शिवसेना के खिलाफ लिखा है तो उसकी पिटाई हुई है। कितने लोगों की ऐसा भी पूरे के पूरे देश के पत्रकार वहां शामिल हो गए। इनमें से कितने, वैसे तो पंजाब में लाला जगत नारायण का खून हो गया, उसका और दूसरे लड़के का खून हो गया। हमारे नागपुर में 5 लोग मारे गए, पूरे के पूरे 5 फैमिली, 5 भाई थे, और उसका था एक एडिटर, इंस्पेक्टर ने मारा, और इंस्पेक्टर के बाजू लेने वाले यही अखबार वाले हैं। वो कहने लगे कि उसको क्या जरूरत है उसको इस पर हमला करने की, प्राइवेट लाइफ को स्पर्श करने की, तो ठीक हो गया। अब उधर ठीक हो गया, और मैंने जब एक तमाचा लगाया तो आप कहते हैं कि कैसे मीडिया पर हमला हो गया। खून चलता है, मेरा तमच्चा नहीं चलता, मेरा एक लाफा नहीं चलता इन लोगों को, मैंने तो मारा नहीं। कोई बात ऐसी है कि हमारे में भी कोई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, उनको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई मुझे पागल कहेंगे तो कैसे कहेंगे, कैसे करें वो? आपकी मर्यादा का जब उल्लंघन होता है तभी उनका भी उल्लंघन होगा। जब मैं एक लाफा चढ़ाऊंगा तो मेरी ये भी तैयारी होनी होगी कि मुझे भी कोई लाफा चढ़ाएगा। आपका जो अखबार है सामना, अगर इसमें किसी के खिलाफ खबर छपे और वो आकर उसके एडिटर को ऐसे धक्का मुक्की करे, मारे पीटे, तब आप क्या करेंगे? उसको सही मानेगा? सही मानना होगा, मगर जब तक हम हमला नहीं करते तो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हमला हमने किया यानी कि मेरे आदेश के ऊपर कोई बर्ताव हो गया कि कोई लोगों ने मारपीट की या हाथापाई की, तो मैं समझ सकता हूं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी मीडिया की होगी वो संभाले, ठीक तरह से संभाले, कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को। पत्थर मारने से कीचड़ उड़ता ही है, ये मत बोलो। तो पत्थर मत मारिए, कीचड़ नहीं उड़ेगा। प्रेसिडेंट बाल ठाकरे पर जनता की अदालत में आरोप है कि उन्होंने शिवसेना में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं बनने दी। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप, शिवसेना यानी बाल ठाकरे यानी शिवसेना, आपके अलावा कोई दूसरा नेता उसमें आ ही नहीं सकता। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवसेना में दूसरी सेकंड रैंक भी तैयार है, और जितनी पार्टीज हैं उनमें अध्यक्ष बदलते हैं, उनमें सेक्रेटरीज बदलते हैं। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 1966 में जब बनी थी आप प्रमुख थे, और आज 26 साल से आप अकेले प्रमुख बने हुए हैं, इसलिए अभी किसी और को प्रमुख बनने का मौका नहीं मिला। नहीं, वो आई डोंट हैव दैट रिच डेमोक्रेसी इन माय पार्टी। वो हम ही रहेंगे जब तक मैं हूं, और ये चुनाव वगैरह मुझे पसंद नहीं है, चुनावी बातें तो मैं न मानता नहीं। और बिकॉज आई एम देयर द पार्टी हैज सर्वाइव्ड। तो सबसे पहले उसकी भी कांग्रेस बनती। आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं? लोकतंत्र क्या होता है?
गुटबाजी है, ये सब चलते ओनली ग्रुपिज्म, दैट इज लोकतंत्र कहते। नाम अच्छा है मगर पार्टी को बहुत महंगा पड़ता है। जब हटना होगा तो मैं खुद जाऊंगा, और गया भी था, एक बार नहीं 2 बार मैंने इस्तीफा दिया था, लोगों ने मुझे फिर वापस लाया। वो कहते वो तो नाटक किया। अभी जो मैं करता हूँ नाटक होता है तो मैं क्या करूँ? अभी मेरे दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो, चाहे मैं नाटक करूँ तो भी लोगों ने मुझे वापस क्यों लाया? वो लोगों का भी नाटक था वापस लाने का। तो ये मान लो बाला साहब की शिवसेना इस बार ठाकरे शिवसेना, आगे का तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। तो आज तो है भी ऐसी बात है, और क्योंकि दूसरी रैंक है, जैसे कि मनोज जोशी है, सुधीर जोशी है, दत्ताजी सालवी है, वामन राव महारिक, बहुत काफी नवलकर, जब मैं नहीं होता तो वो निभाते हैं सब कुछ। शिवसेना में आपके बेटे हैं उद्धव ठाकरे और आपके नेफ्यू राज ठाकरे, वो कंट्रोल करते हैं पीछे से, और आपके जाने के बाद में ये जो मेरे पास पीछे की कोई बात नहीं होती, आगे की बात होती है, सामने की बात होती है। इफ दे वांट दे मे, बट आई विल नॉट डू इट माई सेल्फ। मैं खुद नहीं करूंगा कि चलो आज मेरा लड़का बैठेगा तुम्हारे साथ पर, ये मैं नहीं करूंगा। मगर लड़के में कोई कर्तव्य हो वो खुद आएगा, आगे आएगा। ये जो डायनेस्टिक रूल है इसको आप सपोर्ट करते हैं कि आपके बाद आपका बेटा इस गद्दी को संभाले या डायनेस्टिक रूल का सवाल ये होता है, जब भी दम नहीं होता है लड़के में तो भी वो बिठाया जाता है, और मेरे लड़के में कोई दम होगा तो वो बैठेगा। दम है उसमें? अभी लड़का तो है, कैसे कहूँ, नहीं दम है, वो दम मारेगा घर में जाएगा। मुलजिमदार ठाकरे पर आरोप है कि ये ग्लैमर के पीछे भागते हैं। ग्लैमर के पीछे? मिथुन चक्रवर्ती आपको डैडी कहते हैं, गोविंद आपको अंकल कहते हैं, अमिताभ बच्चन आपको बड़े भाई कहते हैं। तो ये ग्लैमर के जो लोग हैं, स्टार के लोग हैं, इनके प्रति आपकी आप थोड़ा श्रीदेवी वगैरह का नाम बताओ। मैं चाहता हूँ मुझे अंकल नहीं कहें। लोग जानना चाहते हैं श्रीदेवी आपको क्या कहती है? श्रीदेवी मिलती है मगर कुछ नहीं कहती है, अच्छा है। I work for them. I was in famous pictures, the staff artist. पुरानी बात है, 45-46 की बात है। मैं वहाँ आर्टिस्ट था, मैं शो कार्ड वगैरह बनाता था। वहाँ मेरी पहचान काफी लोगों से हुई, और बाद में ये सब लोग नए आए। लेकिन आपने इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बिल्कुल डिवाइड कर दिया है। एक तरफ आपके दोस्त हैं, मिथुन चक्रवर्ती है, अमिताभ बच्चन है, दूसरी तरफ शबाना है, दिलीप कुमार है, A.K. हंगल है, सुनील दत्त है। तो एक लोगों को आप सपोर्ट करते हैं और दूसरे लोग आपसे करते हैं। दूसरे सपोर्ट में गलती करते हैं वो मैं नहीं मानूंगा। जब ये 12 बम फट गए मुंबई में और पाकिस्तान दिन आप मनाना करते हैं, कैसे मैं बर्दाश्त करूं? क्या जरूरत है पाकिस्तान दिन की? पाकिस्तान हिंदुस्तान दिन नहीं वहां मनाना करते, और हम ही बेशर्मी से सब कारोबार करते, तो मैं जरूर रोकूंगा, कोई भी हो। लेकिन वो तो आर्टिस्ट है बाला साहब, उनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। मैंने सुनील दत्त से कहा या एक तो या कलाकार का जो आपका रिश्ता है वो रखो, या पॉलिटिक्स में आ जाइए। लेकिन इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री पर आपका कब्जा रहे? सभी पर मेरा कब्जा है, क्योंकि आप चाहेंगे जिसकी फिल्म दिखाई जाए वो दिखाई जाए, तो आप चाहेंगे जिसकी फिल्म रोकी जाए वो रोकी जाए। कोई हिंदू धर्म की बात हो, कोई हिंदू धर्म का अपमान हो तो मैं रोकूंगा। मैं चोली नहीं रोकूंगा मगर ये करूंगा। आप चोली को ठीक मानते हैं? ये चोली के पीछे गाना बहुत एक बार बता गया है कि चोली के पीछे क्या है, तो भी आप शिकायत करते रहते हैं। और मुझे मालूम है कि जब ये बात ये उन्होंने गाने में बताया गया कि चोली के पीछे दिल है, तो काफी लोग नाराज हो गए। अच्छा नहीं लगा उनको? नहीं, क्योंकि जो चाहते वो नहीं मिला उनको। एक और फिल्म थी खलनायिका, जिसमें एक और गाना था चोली के पीछे। वो तो ठीक नहीं, वो गलत था, यानी कि खलनायिका की बात आप कर रहे हैं, तो ठीक नहीं था। उसका इनमें एक्शन भी बड़ी अच्छी नहीं थी, बहुत ही उसको अप्रूव नहीं करते। नहीं, वो तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, बात भी नहीं बनी। और जब ये वो बात सुभाष घई मेरे यहाँ आए और उन्होंने मुझे पिक्चर बताया, मुझे अच्छा लगा। एक बड़ी अच्छी धुन है, बड़े अच्छा रिदम है, गाना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ऐसा तो नहीं बाला साहब, जो लोग आपके घर में आते हैं आपको रेस्पेक्ट पे करते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो सुभाष घई हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, उनको आप सपोर्ट करते हैं चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो चोली के पीछे बनाए या चोली के आगे बनाए? नहीं। और
बाकी लोग ऐसे कोई आदमी भेज दो कि उन्होंने गलती की है और मेरे घर आने से वो गलती दूर हो गई, आप भेज दो किसी को, देखें आप उसमें बिल्कुल मैं तो बिल्कुल एकदम सीधा आदमी हूँ, एंड आई डोंट स्पेयर एनीबॉडी, बिकॉज मेरा मन साफ है, मेरा हाथ साफ है, मेरा दिल साफ है। दिलीप कुमार के यहाँ से आपके यहाँ बिरयानी आती थी हमेशा, वो झूठ है, सरासर झूठ है, कभी बिरयानी। वैसे तो दिलीप कुमार मेरे घर पे आके ऊपर मेरे टेरेस पे बैठ के बियर और चना खाते थे। अब वो बंद हो गया पहला सब? अभी तो लगता है बियर भी है, चना भी है, मगर दिलीप कुमार के रास्ते बदल गए। उसकी वजह तो आप उनसे पूछिए। इतना आपका इंटरेस्ट है जो फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म स्टार से आपकी दोस्ती भी है, आप उनकी पार्टी में जाते हैं, वो आपके घर जाते हैं, और वैसे भी आपको अपने लुक्स, अपने देखभाल, इसमें जरा काफी ध्यान रहता है, तो आपको कभी मन नहीं किया कि आप फिल्म स्टार बने तो विलन का ही काम मिलेगा। फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना एंडिंग धमाकेदार होगी, और एंडिंग थी धमाकेदार। जो उन्होंने कहा कि भैया आपने एक्टिंग हीरो का क्यों नहीं किया, बॉलीवुड में क्यों नहीं चले गए, तो उन्होंने कहा अगर जाएंगे भी तो विलन का रोल ही मिलेगा। कमाल का बोला, एंडिंग बड़ी कमाल की थी। पर एक बात तो बहुत क्लियर है कि बहुत फ्रैंक है, जो मन में है वो बोला है, गोलमोल नहीं किया कि दुनिया क्या सोचेगी या वो क्या सोचेगा। कई होते हैं पॉलिटिशियंस जो पीठ पीछे करते कुछ है और बोलते कुछ है, पर इनकी इंटरव्यू से लग रहा था कि ये ऐसे हैं जो कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ हमने ये किया, हम करेंगे, हाँ मेरे पास ये आते थे। और जैसे बताया दिलीप कुमार तो मेरे साथ बैठ के चने भी खाते थे ऊपर छत पे, अब उनके रास्ते बदल गए हैं। तो उनसे पूछा जा रहा था कि भैया क्यों बदल गए हैं, वो कहते वो तो उन्हीं से पूछो। अच्छा, और ये सब बातें हमें नहीं पता थी। मतलब आपकी अदालत में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जिनका हमें कोई दूर दूर तक कोई अंदाजा ही नहीं था। तो मैं तो कहूंगी कि जो रजत शर्मा हैं काफी मतलब हिम्मत वाले हैं कि पॉलिटिशियन से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने का दम रखते हैं, और काफी अच्छे आंसर्स भी दिए जा रहे हैं। ये नहीं है कि वो गुस्सा हो रहे हैं या कह रहे हैं ऐसा क्यों पूछा है, उसके आंसर्स फ्रैंकली दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिली। और अब जैसे हम लोग कर रहे थे ना ठग लाइफ्स, तो ये तो सभी ठग लाइफों को हरा दिया इसने। तो मुझे तो लगता है बेस्ट, अगर आपको देखनी है किसी की ठग लाइफ, तो बेस्ट है कि आप आपकी अदालत में वो एपिसोड उनका देख लो। क्या क्वेश्चंस पूछे और क्या आंसर्स दिए जा रहे हैं, बहुत फ्रैंक है। मुझे लग रहा है दोनों साइड से बड़ी फ्रैंकली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत फ्रैंकली आंसर्स दिए जा रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो मुझे तो देख के बहुत ही मतलब मजा आ रहा था, बहुत चीजें पता चल रही थी, और पता चल रहा था कि क्या माइंड सेट है, किस टाइप से वो थिंक करते हैं, उनकी क्या फिलॉसफी है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। हाँ, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनके अपने विचार हैं, और वो जो भी हैं नेशन के लिए क्या ठीक है उस तरीके से सोच रहे कि नेशन के लिए क्या ठीक है। एक टाइम पे इन्होंने कहा था कि हाँ डिक्टेटरशिप ही होनी चाहिए, क्योंकि जब वो डेमोक्रेसी देख रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि डेमोक्रेसी में लोग इतनी, क्योंकि वो आप कॉन्टेक्स्ट देखिए हर बात का, वो पहले बता रहे हैं कि करप्शन है, ये उस जमाने की बात है जब ये हुआ था, तो वो आज की बात नहीं हो रही। तो जिस समय ये वीडियो टेप हुआ था वो उस समय का बता रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक करप्शन है और चीज़ें मैनिपुलेट हो रही हैं, गलत लोग जो डिजर्व नहीं करते वो पावर में आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से वो कह रहे थे कि डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, क्योंकि ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, इसलिए डिक्टेटरशिप चाहिए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले सिस्टम ठीक होए। तो उनके हिसाब से ये है कि मैं जो है ठीक तरीके से चला रहा हूं और डिक्टेटरशिप ठीक है, क्योंकि मैं कंफर्म करता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि मैं ठीक से चलाऊंगा और करप्शन हटाऊंगा और नेशनलिस्ट बनूंगा और स्ट्रांग रहूंगा। मगर एक बात पे उन्होंने बार बार स्ट्रेस किया था कि अगर आप पहले अटैक करते हैं तो मैं करूंगा उसका रिस्पॉन्स। तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम बुरा करेंगे, ये बार बार जब कहा कि प्रेस के बारे में और जितने, उन सब में एक ही थीम थी कि देखिए अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। बस यही आई थिंक की पॉइंट था कि आप अगर पहले अटैक नहीं करते तो सब ठीक है, मगर अगर आप अटैक करेंगे तो हमारी तरफ से भी अटैक आएगा। और कुछ मतलब देखिए, एक होती है पॉलिटिकल करेक्टनेस कि जैसे वो बोल रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं
यूथ को, तो कह रहे हैं यूथ जो है मिलिटेंट बने, मगर कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा। वो मिलिटेंट नहीं बोल रहे हो। तो वो उनके जो यूज ऑफ वर्ड्स है वो डिफरेंट है। वो इस बात में वो उसके लिए करें, जैसे स्वामी विवेकानंदा ने भी कहा था कि आपको यू शुड हैव द स्टील्स ऑफ आयरन, मतलब यू शुड बी स्ट्रांग। तो वो वही बोल रहे हैं, मतलब आप स्ट्रांग रहिए, अच्छे बनिए। अगर कोई अटैक करता है आपके तो रिस्पॉन्ड करिए। दूसरा बंदा अटैक क्यों करता है पहले उस बात को देखिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप कंटेक्स्ट में देखें तो आपको एक ह्यूमन बीइंग के बारे में पता चलेगा। एक ह्यूमन बीइंग जो कह रहा है देखिए मेरा ऐसा रहने का तरीका है, मैं ऐसे रहता हूं, आप मुझ पे अटैक मत करिए, मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा। अगर आप अटैक करेंगे तो मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। वो यही इसी बात को बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं देखिए आप फ्रीडम जो है वो किस तरीके की फ्रीडम, अगर आप उस फ्रीडम का फायदा उठा रहे हैं किसी भी कल्चर को बुरा दिखाने का, तो वो आगे आएंगे, क्योंकि आप मिसयूज नहीं कर सकते उस बात को। तो मेरे ख्याल से अगर आप कंटेक्स्ट में देखिए तो वो यही कह रहे हैं देखिए आप वहां पर अटैक मत करिए, मिसयूज मत करिए चीजों का, और सब ठीक रहेगा। मतलब ये वीडियो जो है एक पर्सपेक्टिव दिखाता है उनका, और आज वो नहीं है तो उसका पर्सपेक्टिव देखना चाहिए, और देखना चाहिए किस हिसाब से हर एक इंसान जो है अल्टीमेटली अंदर से उसमें अच्छाई होती है। तो वो इसीलिए बता रहे हैं देखिए अगर हम हमें तंग करेंगे तो हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। बस यही मुझे बात नजर आ रही है इसमें। तो फ्रेंड्स वीडियो तो अच्छा था, आपको होप करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। तो इंटरव्यू कमाल की थी, मतलब उसमें सीरियसनेस भी थी, बोल्डनेस भी थी, फ्रैंकनेस भी थी, और ह्यूमर भी था, हंसी मजाक भी था। तो ऐसी इंटरव्यूज जो होती है ना आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, उसका एक आर्ट होता है। तो वही रजत शर्मा जो है उनमें वो आर्ट है कि वो जब इंटरव्यू लेते हैं ना तो बहुत ही कमाल की इंटरव्यू लेते हैं। तो वही होप करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन पूछना और उनके आंसर सुनने में। तो चलो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।